सो टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स। ठीक है, आज हम जितनी भी सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी और थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 10.1। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtend equal at angles at the center। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtend equal angle at the center। क्या बोल रहे हैं थ्योरम 10.1 में? अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब उन दोनों कॉर्ड की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो वो सेंटर में भी सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है, अगर दो कॉर्ड है, समझ लो ये सर्कल है और ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड क्या है सी डी। ये दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या है, ए बी और सी डी की लेंथ क्या है, इक्वल। अगर कॉर्ड ए बी 5 सेंटीमीटर की तो कॉर्ड सी डी भी कितनी की होगी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तब ये दोनों कॉर्ड सेंटर में एंगल बनाएंगे वो भी क्या होगा, इक्वल। अगर इस कॉर्ड ने सेंटर में जो एंगल बनाया है 40 डिग्री है, तो इस कॉर्ड्स की हेल्प से जो एंगल बनेगा सेंटर में वो भी क्या होगा, 40। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों कॉर्ड क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन द एंगल मेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनके द्वारा बनाया गया जो सेंटर में एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट का क्या है, ए बी और सी डी अगर बराबर है, इफ़ कॉर्ड ए बी इज़ इक्वल टू सी डी देन एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू 2। इफ़ कॉर्ड्स आर इक्वल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज़ इक्वल। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो जो उन कॉर्ड के जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर में वो भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, नाउ थ्योरम 10.2 और प्रॉपर्टी 2। इफ़ एंगल सबटेंड, जो थ्योरम 10.2 है इट इज़ अ कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। ठीक है, अपोजिट है उसका, कन्वर्स है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब जो एग्जैक्ट जो थ्योरम 10.1 थी उसका कन्वर्स। ठीक है, थ्योरम 10.1 में क्या था, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो जो दोनों कॉर्ड के हेल्प से जो एंगल सबटेंड होंगे सेंटर में वो भी क्या होंगे, इक्वल। थ्योरम 10.2 में क्या बोल रहे हैं, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब कह रहे अगर सर्कल में किसी भी दो कॉर्ड की हेल्प से जो एंगल बनेंगे सेंटर में, जो भी एंगल सबटेंड होंगे सेंटर में, और अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, अगर सेंटर के एंगल इक्वल हैं जो किसकी हेल्प से बन रहे हैं, कॉर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो जो कॉर्ड हैं दो दो जो दो कॉर्ड हैं वो भी क्या होगी, इक्वल होगी लेंथ में। ठीक है, if the angle subtended by the chord of a circle at the center। ठीक है, if the angle subtended by the chord of a circle at the center, अगर जो एंगल्स बनेंगे सेंटर पे कॉर्ड की हेल्प से, अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं तो वो दो कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, इस कॉर्ड की हेल्प से बन रहे हैं दोनों एंगल, तो जो कॉर्ड है ए बी और सी डी ये भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो इफ़ ए ओ बी इज़ इक्वल टू सी ओ डी, अगर हमें गिवन है कि ये एंगल सेंटर में ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, सेंटर वाले एंगल जो कॉर्ड के हेल्प से बन रही है दोनों इक्वल हैं, तो ये कॉर्ड है ए बी और ये सी डी ये भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इफ़ ए ओ बी इज़ इक्वल टू सी ओ डी देन कॉर्ड ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक है, now theorem 10.3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisect the chord। जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा सेंटर से कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा सेंटर से कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स विच डिवाइड एनीथिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स और इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड के हमारी ए बी, तो जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे ये कॉर्ड, जहाँ पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पे तो कितने एंगल बनेंगे, 90 के, और साथ में क्या कर रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, तो बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, एम बी। ठीक है, इफ़ ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, कह रहे अगर ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज ए बी इज़ इक्वल टू बी एम, जितना ए एम है उतना ही क्या होगा, बी एम। कब, जब भी परपेंडिकुलर, जो भी सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड के ऊपर वो कॉर्ड को क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ओ एम परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के ऊपर ए बी के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर है ओ एम ये बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड ए बी को, मीन्स ए एम के बराबर क्या हो जाएगा, बी एम। ठीक है, नाउ थ्योरम 10.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3, जो 10.4 है वो क्या है, कन्वर्स है थ्योरम 10.3 का। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं 10.4 में, क्या बोल रहे हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल
टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब बोल रहे जो भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होगी इस कॉर्ड के ऊपर, जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी वो लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले केस में देखा था कि परपेंडिकुलर, जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। लेकिन अब इस वाली थ्योरम में देखा कि जो भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होगी और जो भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होगी और वो लाइन किस कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तो वो लाइन क्या होनी चाहिए आपकी, परपेंडिकुलर। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो भी लाइन सेंटर से ड्रॉ होगी इस कॉर्ड के ऊपर जिससे ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, तो वो जो लाइन है इस कॉर्ड को जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये लाइन क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर। ठीक है, मीन्स ओ एम आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आपका गिवन क्या है, ए एम इज इक्वल टू बी एम। हमें देखा है कॉर्ड क्या है, ये लाइन इसे क्या कर रही है, बाइसेक्ट करी, तो बाइसेक्ट करी मीन्स ए एम किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो ये लाइन, जिस लाइन ने इसको बाइसेक्ट करा है ये लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी, इसका मतलब ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ। परपेंडिकुलर मीन्स 90, तो ये वाला एंगल ए एम ओ और बी एम ओ कितना होना चाहिए, 90। तो ठीक है, अगर इसका प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे, ये ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल आप ये लोगे, एक ट्राइंगल ये लोगे। ठीक है, फिर कॉन्ग्रेंस की हेल्प से हमको प्रूव करेंगे कैसे। एक ट्राइंगल आपका ए एम ओ हो जाएगा, एक बी एम ओ, फिर आप क्या करोगे, ए ओ इक्वल टू बी ओ, क्यों, दोनों क्या है, रेडियाई है सर्कल का, ए ओ भी क्या रेडियस है, बी ओ भी क्या रेडियस, तो ए ओ इक्वल टू बी ओ। ठीक है, फिर ओ एम क्या हो जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, फिर हमें गिवन था कि बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ए एम इक्वल टू बी एम, तो ये ट्राइंगल ए एम ओ और बी एम ओ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे, साइड से। अब बाई सी पी सी टी ए एम ओ और बी एम ओ क्या क्या आ जाएगा, इक्वल किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, लेकिन मैंने कुल डायरेक्ट आपको बता रखा है कि इस थ्योरम का मतलब क्या है, प्रूफ ऐसे होगा जैसे बताया मैंने आपको अभी। ठीक है, नाउ थ्योरम 10.5, there is one and only one circle passing through the three given non collinear points। क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे क्या है, हम पे एक ही सर्कल होगा जो कुल पास होगा कहाँ से, 3 नॉन कोलिनर पॉइंट से। सर्कल कभी भी कोलिनर पॉइंट से नहीं बना था। आपने अगर 3 कोलिनर पॉइंट्स ड्रॉ करे, कोलिनर पॉइंट्स क्या होते हैं, विच फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में जो पॉइंट लाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनर। ठीक है, जो भी पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में फॉल करेंगे या लाई करेंगे उनको क्या बोलते हैं, कोलिनर। और नॉन कोलिनर वो होते हैं जो एक ही लाइन पे फॉल नहीं होते। ठीक है, तो जो हमारा सर्कल होता है वो क्या बोलते हैं, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल, एक और एक ही सर्कल पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन्स कोलिनियर नहीं है, वो एक लाइन फॉल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आपका जो सर्कल होता है वो कोलिनियर पॉइंट से पास नहीं होता है। ठीक है, तो आपके जो ये बताना है कि जो सर्कल आपका पास होगा वो सिर्फ किससे पास होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, देखो एक पॉइंट पी है, एक आर है, एक एस है, एक क्यू है, मैंने 4 पॉइंट मान लिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, आर एस क्यू तो आई की लाइन पे पढ़ रहे हैं, ये तो हो गए कॉलिनियर। ठीक है, अब पी आर क्यू क्या हो गए, ये 3 क्या हो गए, नॉन कॉलिनियर। ठीक है, अगर आप सर्कल इस 3 कॉलिनियर पॉइंट से बनाओगे आपका सर्कल नहीं बनेगा। इन 3 कॉलिनियर पॉइंट की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। पी आर एस क्यू की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि सर्कल इन 3 कॉलिनियर से पास नहीं हुआ। कैसे ड्रॉ करोगे आप कर ही नहीं सकते ऐसे ड्रॉ। ठीक है, तो सर्कल हमेशा कैसे पास होता है, सर्कल हमेशा नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होता है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, पी आर और क्यू, ये क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, ये एक ही क्या है, एक लाइन में फॉल नहीं कर रहे, पी इधर है, क्यू इधर है, आर इधर है, क्यू इधर है, एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं कर रहे, जबकि आर एस क्यू क्या है, एक ही लाइन में फॉल हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या हो गया, कॉलिनर। लेकिन इन 3 कॉलिनर के पॉइंट्स की हेल्प से आप सर्कल इससे पास, इन 3 कॉलिनर पॉइंट से सर्कल कभी भी आप नहीं बना सकते, ना कभी पास होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, हमेशा जो पॉइंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन कॉलिनियर। ठीक है, तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही सर्कल आपका पास होगा। एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, नॉन कॉलिनियर। तो आपका सर्कल यहाँ से अब पास हो सकता है, आप ड्रॉ करोगे सर्कल आपका ईजिली ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इन 3 पॉइंट की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, कॉलिनियर। तो सर्कल हमेशा क्या होता है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होता है। ठीक है, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट से कुल एक ही सर्कल पास होगा। अब ऐसे नहीं कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप दूसरा सर्कल भी बना दोगे। ठीक है,
नाउ थ्योरम 10.6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, थ्योरम 10.6 में क्या बोल रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर आपके दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, अगर दो कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी अगर आपकी इक्वल है तो जो सेंटर से कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कॉर्ड सी डी का डिस्टेंस होगा सेंटर से। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये आपका सर्कल है, एक कॉर्ड मैंने मान ली पी क्यू, एक कॉर्ड मान ली मैंने आर एस, ये सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब ओ एल मैंने यहाँ से क्या करा, ये ओ एल क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमें, ये परपेंडिकुलर क्यों, हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो भी सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड के ऊपर वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ओ एल क्या होगा, परपेंडिकुलर, और साथ में क्या करती है, बाइसेक्ट, मीन्स पी एल इज इक्वल टू एल क्यू हो जाएगा। वैसे ही ओ एम भी क्या है, परपेंडिकुलर, हमें पता है कि सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होगी, जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कॉर्ड के ऊपर वो क्या होता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो ओ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो आर एम इक्वल टू एस एम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स जो डिस्टेंस ओ एल का होगा वही डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ओ एम का। ठीक है, इस थ्योरम का मतलब यही है। ठीक है, इफ़ पी क्यू इक्वल टू आर एस, कब, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हो गए, अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड अगर अनइक्वल हैं, लेंथ में इक्वल नहीं है, तब इनका सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों कॉर्ड क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब पी क्यू और आर एस की जो लेंथ है इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस 5 है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस भी क्या 5 होगा, कब, जब दोनों कॉर्ड क्या होगी, इक्वल। ठीक है, तो इफ़ पी क्यू इक्वल टू आर एस, अगर पी क्यू इक्वल टू आर एस, उनका दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस है मीन्स ओ एल और ओ एम भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो ओ एल और ओ एम भी क्या होगा, इक्वल। अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी क्या होगा, इक्वल। नाउ थ्योरम 10.7, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.6। ठीक है, ये कन्वर्स है थ्योरम 10.6 का। कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वली लेंथ। अब हमने दे दिया था सेंटर से जो डिस्टेंस है दो कॉर्ड का वो इक्वल है तो वो कॉर्ड भी क्या हो जाएगी, अब इक्वल। ठीक है, पहले थ्योरम 10.6 में क्या था, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से भी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। अब थ्योरम 10.7 में उनने क्या कर दिया, कन्वर्स। अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो वो दो कॉर्ड भी क्या होगी, आपस में इक्वल। ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और इक्वली लेंथ। अगर कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से सेम है तो जो कॉर्ड है दोनों कॉर्ड भी क्या होगी, इक्वल। ठीक है, अब वैसे ही फिर से वही सर्कल, पी क्यू एक कॉर्ड है, एक आर एस कॉर्ड है। अभी हमारे इक्वल नहीं है, हमें बस ये गिवन है कि ओ एल और ओ एम का डिस्टेंस सेम। अगर ओ एल 5 सेंटीमीटर है तो ओ एम भी क्या है, 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ये डिस्टेंस ओ एल और ओ एम इक्वल है तो ये जो कॉर्ड है पी क्यू और आर एस ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल। इफ़ ओ एल इज़ इक्वल टू ओ एम, द डिस्टेंस of the if the distance of the chord from the center are equal, अगर तो chord का डिस्टेंस सेंटर से वो इक्वल है, ओ एल एंड ओ एम, देन द chords आर इक्वल, तब ये chord पी क्यू और आर एस भी क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है, जो भी एंगल सबटेंड होगा किसी भी आर्क से एट द सेंटर वो क्या होगा, डबल होगा उस एंगल का जो भी एंगल सबटेंड होगा उस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे। ठीक है, ठीक है, किसी आर्क की हेल्प से, अगर कोई समझ लो एक आर्क की हेल्प से सेंटर में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, डबल होगा उस एंगल के जो भी एंगल बनेगा उस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में। ठीक है, जैसे अब ये सर्कल है आपका, ठीक है, तो इस आर्क कौन सी, पी क्यू इज और आर्क। ठीक है, तो इस आर्क की हेल्प से इस सेंटर में एंगल बन रहा है, ये समझ लो ये वो सेंटर में एंगल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्क पी क्यू, दिस इज द एंगल मेड इन द सेंटर। ठीक है, अब जो भी एंगल अब रिमेनिंग पार्ट में बनेगा, अब रिमेनिंग पार्ट क्या, सर्कल का ये तो आर्क हो गई, अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, इसके ऊपर वाला सारा ये रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ से ये तो रिमेनिंग पार्ट में जो भी सर्कल, जो भी इस रिमेनिंग पार्ट है जो सर्कल का, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। अगर यहाँ पे समझ 90 है तो यहाँ पे क्या होगा, 180। ठीक है, यहाँ पे अगर 180 है तो यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, सोच लेना क्या है आपका, क्या होगा, हमेशा डबल होगा। जो भी एंगल सेंटर में बनेगा वो डबल होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल आपका एक्स बना तो जो भी रिमेनिंग पार्ट में बनेगा वो क्या होगा, x/2। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल है, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा डबल बनेगा इस एंगल का। यहाँ पे जितना भी जो भी एंगल होगा उसका यहाँ पे आपको डबल करना है। ठीक है,
ठीक है। तो क्या करना है आपको, डबल करना है। यहाँ पे अगर समझ लो 360 एंगल, यहाँ पे समझ लो आपका 50 है तो यहाँ पे कितना लिखोगे 100, यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे कितना लिखोगे 60। सेंटर में हमेशा डबल बनेगा रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो भी एंगल सेंटर में बनेगा वो डबल होगा उस एंगल का जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में बनेगा किसी भी पॉइंट में। जैसे ये है, इस यहाँ पे आपने सेंटर में बना तो यहाँ पे अगर आपका ये आर्क ऐसे हो जाएगी, अगर ऐसा होता है ये, तो इसका भी क्या होता है, डबल होता है। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 45 होगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट में हमेशा हाफ बनेगा, सेंटर में क्या बनेगा, डबल। अगर सेंटर में डबल बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट में क्या होगा, उसका हाफ, ठीक है। बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेंटर में हमारा एंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू क्या होगा, डबल होगा किसका, पी ए क्यू का। इसका मतलब ये है जो भी एंगल सेंटर में बनेगा वो क्या होगा, डबल होगा रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो भी एंगल फॉर्म होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में उसका क्या होगा, सेंटर वाला एंगल डबल होगा। तो सेंटर हमारा एंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। जो भी एंगल पी ओ क्यू होगा वो डबल होगा किसके एंगल का, पी ए क्यू का। तो पी ओ क्यू इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, ठीक है। तो पी ए क्यू क्या होगा, डबल होगा। सेंटर में जो भी एंगल होगा, अगर यहाँ पे 100 बना तो यहाँ पे 50 बनेगा, यहाँ पे 50 बना तो मीन्स जो सेंटर वाला एंगल क्या है, डबल ही तो है, ठीक है। जो भी सेंटर में एंगल बनेगा वो इस एंगल का जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल फॉर्म होगा उसका क्या होगा, हमेशा सेंटर वाला एंगल डबल। सेंटर में जो भी एंगल होगा वो हमेशा डबल होगा रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है, याद रखना। तो हमारा सेंटर एंगल क्या है, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू क्या होगा, डबल होगा इस एंगल का, पी ए क्यू का, ठीक है। If two chords of a circle are equal, then their corresponding arc are congruent. Congruent means equal, ठीक है। If two chords of a circle are equal, अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तब उनकी करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होगी वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल, ठीक है। एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इसका कन्वर्स इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स, अगर अगर किसी सर्कल की दो आर्क कॉन्ग्रेंट है मीन्स इक्वल है, तो जो उनका जो कॉर्ड है वो भी क्या होगी, इक्वल। फर्स्ट, अगर दो कॉर्ड इक्वल है किसी सर्कल की तो उनकी दो करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होगी, इक्वल। अब इसका कन्वर्स, अगर किसी सर्कल की दो आर्क कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल है, तो वो दो कॉर्ड होगी सर्कल की वो भी क्या होगी, इक्वल, ठीक है। अब जैसे ये सर्कल है आपका, ठीक है। तो पहले केस में अगर आपकी दो कॉर्ड ए बी और सी डी, अगर ए बी और सी डी कॉर्ड दोनों इक्वल है तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी वो भी क्या इक्वल होगी, ठीक है। तो ए बी की कॉर्ड क्या है, ए बी जो कॉर्ड है उसकी आर्क क्या है, ए ओ बी। जो कॉर्ड सी डी है उसकी आर्क क्या है, सी क्यू डी, ठीक है। तो ये अगर ये दो कॉर्ड इक्वल है, ये दो कॉर्ड इक्वल है, तो ये दो जो ये आर्क है, ये आर्क और ये आर्क भी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल, ठीक है। इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी देन आर्क ए ओ बी इज इक्वल टू आर्क सी क्यू डी, ठीक है। ये दो कॉर्ड इक्वल है तो ये वाली आर्क इस आर्क के बराबर होगी, ठीक है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन आर्क ए ओ बी इज इक्वल टू आर्क सी क्यू डी, ठीक है। और कन्वर्स इसका, इफ़ आर्क ए ओ बी इज़ इक्वल टू आर्क सी क्यू डी देन ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ठीक है। कन्वर्स यही तो हो गया इसका, ठीक है। कन्वर्स का उल्टा, ठीक है। यहाँ पे अगर ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो ये आर्क इसके बराबर होगी। और कन्वर्स में क्या हो जाएगा, अगर याली आर्क इसके बराबर तो ये दो कॉर्ड क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रेंट आर्क्स और इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर किसी सर्कल की जो आर्क्स है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। किसी सर्कल में जो आर्क्स बन रही है वो अगर इक्वल है तो वो सेंटर में भी क्या बनाएगी, इक्वल एंगल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ग्रेंट आर्क्स और इक्वल आर्क, अगर किसी सर्कल की जो आर्क्स हैं वो दोनों इक्वल है तो वो सेंटर में भी क्या बनाएगी, इक्वल एंगल, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है। इसकी एक आर्क क्या है, ए बी, दूसरी आर्क क्या है इसकी, सी डी, और दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल। जितनी लेंथ इस आर्क ए बी की है उतनी ही लेंथ इस आर्क सी डी की है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब ये है,
द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क सी डी, ठीक है। देन दे विल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये दोनों आर्क भी सेंटर पे क्या बनाएगी, इक्वल एंगल। अब जो इस आर्क की हेल्प से जो सेंटर में एंगल बनेगा और जो इस आर्क की हेल्प से जो सेंटर में एंगल बनेगा वो भी क्या होंगे, इक्वल। अगर ये दो आर्क इक्वल है तो सेंटर में भी इनके एंगल क्या बनेगा, इक्वल। ये 30 होगा तो ये भी क्या होगा 30। बट इफ़ दीज टू आर्क आर इक्वल, कंडीशन क्या है, दोनों आर्क क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, तब इनके जाके सेंटर में भी एंगल क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। इफ़ आर्क ए बी इज़ इक्वल टू आर्क सी डी, अगर यानी आर्क ए बी किसके बराबर है, आर्क सी डी के बराबर, तब जो एंगल होगा एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी। बस आपको याद रखना है, अगर आर्क इक्वल है तभी जाके सेंटर में एंगल इक्वल होंगे। जब दो आर्क की लेंथ इक्वल, तब सेंटर में जो एंगल फॉर्म होंगे उनका जो मेजरमेंट होगा वो भी क्या होगा, इक्वल, ठीक है। थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोल रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो भी एंगल सेम सेगमेंट में बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। जैसे आप में सेगमेंट, सर्कल में दो सेगमेंट होती है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी दो एंगल मेजर सेगमेंट में बनेंगे तो दोनों एंगल का जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। अगर दोनों एंगल माइनर सेगमेंट में बनेंगे तो उन दोनों एंगल की भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो एंगल पी सी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। कैसे, ये सर्कल है, ठीक है। ये पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। इस कॉर्ड ने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। ये ऊपर वाला सारा पी क्यू के ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट, और पी क्यू के नीचे वाला ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब एंगल इन दिस, अब ये दो एंगल पी ए क्यू और पी सी क्यू दोनों क्या बन रहे हैं, एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। और कहाँ बन रहे हैं वो, आपके मेजर सेगमेंट में। ये एंगल 1 और एंगल 2 आपके कहाँ बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में। पी क्यू है, पी क्यू के नीचे वाला पार्ट आपका माइनर सेगमेंट, पी क्यू के ऊपर वाला सारा आपका मेजर सेगमेंट। और जो एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, दोनों मेजर सेगमेंट में। तो जब भी दो एंगल एक ही सेगमेंट में बनेंगे तो वो दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। तो पी ए क्यू एंड पी सी क्यू जो होंगे दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल पी ए क्यू इज़ इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, बिकॉज एंगल इन दिस सेम सेगमेंट आर इक्वल। और दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में। अगर ये दोनों एंगल माइनर सेगमेंट में बनते तो भी क्या होते हैं, इक्वल। पी क्यू है कॉर्ड, पी क्यू के नीचे वाला एरिया माइनर सेगमेंट, और पी क्यू के ऊपर वाला सारा एरिया ये मेजर सेगमेंट। और ये दोनों एंगल 1 और 2 कहाँ बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में। तो इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। सो एंगल पी सी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। पी ए क्यू एंड पी सी क्यू क्या होंगे, आपस में इक्वल। नाउ एंगल इन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, ठीक है। जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनेगा वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनेगा, सेमी सर्कल मीन्स डायमीटर ही वो कॉर्ड है जो सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करती है, दो सेमी सर्कल में। तो ए बी क्या है, डायमीटर। इस कॉर्ड जो डायमीटर ए बी है इसने सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया, एक इसके ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला। अब चाहे वो ये वाला एंगल इस सेमी सर्कल में बने या इस सेमी सर्कल में, वो हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल, ठीक है। और वैसे भी ये होता है, आपको बताया था प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी थ्योरम 10.8 से, द एंगल एट द सेंटर इज़ डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर में यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका, 180। तो सेंटर में कौन सा एंगल बन रहा है, ये, ठीक है। अब ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में, तो रिमेनिंग पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये 180 तो ये क्या होगा 90। तो हमें थ्योरम 10.8 से पता है कि सेंटर एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑफ द एंगल मेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जो ये एंगल है इस एंगल का क्या है, डबल ही है। अगर ये 180 है, डायमीटर क्या, स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना एंगल बनाती है, 180 का। ये 180 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट, जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका हाफ। तो ये 180 तो ये क्या हो गया 90। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। जो भी एंगल सेमी सर्कल में बनेगा वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल, ठीक है, याद रखना। तो ए सी बी इज इक्वल टू 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। नाउ थ्योरम 10.10, if a line segment joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर
इफ़ अ लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट है और वो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अदर 2 पॉइंट्स, अगर उन दो लाइन सेगमेंट की हेल्प से जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, अदर 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, और वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है, इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट्स, ठीक है, और वो भी जो पॉइंट्स है वो भी उस लाइन सेगमेंट के सेम साइड होनी चाहिए। तब वो चारों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जो चारों पॉइंट होंगे वो सर्कल पे लाई करेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है, क्योंकि वो चारों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल में, ठीक है। देखो ये वो सर्कल है आपका, तो ये लाइन सेगमेंट है आपकी ए बी, इसके पॉइंट हो गए ए और बी। अब इन दो पॉइंट के अलावा दो पॉइंट हैं सी और डी, ठीक है, और कहाँ है, सेम साइड, ये लाइन सेगमेंट ए बी। अब जो ये पॉइंट सी और डी हैं क्या है, इसके सेम साइड है, ठीक है, इसी की साइड, अगर ए इधर तो इसी के सेम साइड, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है सी और डी इस लाइन सेगमेंट के क्या सेम साइड है, तो ये ये दो पॉइंट जो सी और डी एंगल बनाएंगे इस लाइन सेगमेंट की हेल्प से, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल, ठीक है। तब ये चारों पॉइंट ए बी डी सी, ये भी चारों पॉइंट क्या होंगे, इस सर्कल पे ही लाई करेंगे, ठीक है। तब इस जो चार पॉइंट है ए बी सी डी, ये किस पे लाई करेंगे, सर्कल में। तब इन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दीज पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है। इफ़ अ लाइन सेगमेंट मीन्स ए बी जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, अब ये लाइन सेगमेंट ए बी है, किस दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ए और बी को, ठीक है, सबस्टेंड, तब ये दो पॉइंट इक्वल एंगल सबस्टेंड करेंगे अदर 2 पॉइंट पे। अदर 2 पॉइंट्स क्या हैं, सी और डी, तो ये दो पॉइंट है ए और बी, ये तब इक्वल एंगल सबस्टेंड करेंगे। इक्वल एंगल में सी और डी, एंगल सी और एंगल डी अदर 2 पॉइंट्स, अदर 2 पॉइंट्स क्या हैं, सी और डी, और ये दोनों पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड है, ठीक है। तब ये जो चारों पॉइंट है ए बी सी डी, इनको ये क्या करेंगे, चारों पॉइंट सर्कल पे ही लाई करेंगे, कोई भी पॉइंट सर्कल से बाहर नहीं होगा, मीन्स एक्सटीरियर नहीं होगा, सब इसी के बाउंड्री में, इसके सर्कमफेरेंस में लाई करेंगे। तब इन चारों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कॉनसाइक्लिक, ठीक है। नाउ सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज अ कोऑर्डिनेटर इफ ऑल दी 4 पॉइंट्स या और 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन दी सर्कल, ठीक है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टेक्स या उसके वर्टिसेस सर्कल के अंदर लाई करते हैं तो उस कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्यों, क्योंकि वो सर्कल के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज अ कोऑर्डिनेटर इफ ऑल दी 4 वर्टिसेस ऑफ इट्स लाई ऑन दी सर्कल, अगर कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टिसेस उसके सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं तो उस कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। Now theorem 10.11 based on cyclic coordinator, the sum of either pair of opposite angle of a cyclic coordinator is 180. The sum of either pair of opposite angle of a cyclic coordinator is 180. क्या बोल रहे हैं, जो सम होता है आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, कोऑर्डिनेटर में जो भी अपोजिट एंगल होंगे, कितने होते हैं, टोटल एंगल 4 होते हैं, तो दो उसमें पेयर, दो क्या अपोजिट एंगल्स का पेयर कितना होता है, 2 का होता है, तो जो अपोजिट पेयर होगा एंगल्स का उनका सम हमेशा कितना देगा आपको, 180, ठीक है। जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि इसके सारे चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के अंदर, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब इसके अपोजिट पेयर ऑफ एंगल होंगे, जो भी अपोजिट एंगल होंगे उनका सम कितना देगा आपको, 180। तो ए का अपोजिट एंगल क्या है, सी, डी का अपोजिट एंगल क्या है, बी, तो मीन्स एंगल ए और एंगल सी दोनों अपोजिट हैं, इनका सम हमेशा कितना देगा, 180। वैसे ही एंगल डी और एंगल बी का सम भी हमें कितना देगा, 180 की हमें, क्योंकि बता रखा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 180, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल होते हैं जो भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी आपको 180 देगा, एंगल डी प्लस एंगल बी भी आपको क्या देगा, 180 देगा, ठीक है। द थ्योरम 10.2 अपोजिट कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम 10.1 10.12 सॉरी, ठीक है, 10.12 if the sum of pair of opposite angle of a cyclic coordinator is 180 the coordinator is cyclic, ठीक है। क्या बोला, अगर किसी कोऑर्डिनेटर में उसके अपोजिट पेयर का सम 180 है तो उस कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 है देन दैट कोऑर्डिनेटर विल बी कॉल्ड एज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो
अगर इन दो अपोजिट एंगल का सम 180 है या इन दो अपोजिट एंगल का सम 180 है तो इस जो कोऑर्डिनेटर है इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज 180 देन द कोऑर्डिनेटर इज साइक्लिक, ठीक है। इन दो एंगल का सम या इन दो एंगल का सम अगर 180 है तो एक कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 देन ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है।